SIF ये एक नया इन्वेस्टमेंट करने का मोड है जिसमें काफी सारे इन्वेस्टर्स बहुत एक्साइटेड होकर समझना चाह रहे हैं, पर वो एक्चुअली समझ नहीं पा रहे कि क्या उनकी रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, क्या रिस्क है, किस तरीके से फंड काम करेगा, किन किन इन्वेस्टर्स के लिए परफेक्ट हो जाता है। सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे एकदम रियल लाइफ एग्जांपल लेते हुए आज के इस वीडियो में। इससे पहले मैंने एक बेसिक SIF का वीडियो ऑलरेडी आपके लिए बना दिया है जिसका लिंक मैंने नीचे पिन कमेंट और ऊपर आई बटन पे डाल दिया है। उसमें मैंने आपके साथ यह डिस्कस किया था कि SIF होता क्या है, टाइप्स ऑफ SIF बेसिक में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। आज के इस वीडियो में हम हमारी कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आज के दिन एक्चुअल मार्केट में जो SIFs अवेलेबल है उसके बेसिस में आपके लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है, उसका क्या करने का काम तरीका है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। देखिए आज के दिन वैसे तो देखा जाए ना, हर एक AMC हर एक कैटेगरी, टोटल 7 कैटेगरी ऑफ SIF है, हर कैटेगरी का एक एक फंड ला सकती है। पर अभी तक हमारे पास जो अवेलेबल है वो सिर्फ 2 कैटेगरी में फंड अवेलेबल है। एक है इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट SIF जो सिर्फ एक छोटी AMC की तरफ से अवेलेबल है, दूसरा हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट SIF जो आज के दिन ही 2 AMC की तरफ से लॉन्च अवेलेबल है। वो अवेलेबल है सब्सक्रिप्शन के लिए और यहां पे हमें 2 फंड के ऑप्शन मिल जाते हैं। मुझे पर्सनली हाइब्रिड कैटेगरी सबसे ज्यादा पसंद आती है बिकॉज यहां पे फंड मैनेजर के पास अपना कॉल लेने का बहुत ज्यादा फ्रीडम रहता है, इसके लिए यह कैटेगरी मुझे सबसे ज्यादा पसंद आती है। तो मैं आज हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट कैटेगरी का फंड को लेते हुए पूरा डिटेल में समझा दूंगा। ऑल्सो आप में से कुछ लोग बोलोगे इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट में क्या होता है, ये बहुत बेसिक है, हमने पहले वाले वीडियो में कवर कर लिया है। प्लस अभी जो मार्केट की वैल्यूएशन है उस मार्केट की वैल्यूएशन के देखते हुए मुझे लगता है कि इस कैटेगरी से ज्यादा ये कैटेगरी में लोगों को ज्यादा रिस्क रिटर्न, देखो क्या होता है, हम सिर्फ रिटर्न की बात नहीं करते, हम रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की बात करते हैं। तो आई थिंक ये कैटेगरी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ज्यादा लोगों को एक्साइट करने वाली है और ज्यादा लोगों के लिए यूजफुल होने वाली है, इसलिए हम इस कैटेगरी की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे और नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसको डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट मतलब इस फंड की कैटेगरी में क्या होगा, रिट और इनविट में ये 0% से लेके 10% तक का इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं। बाय द वे मैं यहां पे बता देता हूं, मैं एग्जैक्टली यहां पे SBI की बात कर रहा हूं क्योंकि कंपैरेटिवली एक बड़ी AMC है। ऑल्सो SBI के फंड का एग्जांपल लेने का मेरे सामने एक और कारण है जो मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको समझाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, और आप भी समझ जाओगे कि हायर आनंद बहुत लॉजिकल कारण है। ये कोई पेड एडवाइस नहीं है, कोई टिप नहीं है, पर हमारे पास आज के दिन सिर्फ 2 AMC के फंड अवेलेबल है इस कैटेगरी में। उनमें से जो मेरे को थोड़ा सा ज्यादा एक्साइट कर रहा था उसको मैंने चूज किया है। वो क्यों किया है वो भी मैं अभी आपको समझा दूंगा। यहां पे क्या होगा, आप रेट में और इनविट में 0 से 10% का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, डेट में 25 से 35% का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कवर्ड इक्विटी एक्सपोजर मिनिमम 55%। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे आपने उसको डेरिवेटिव्स यानी कि कॉल या फिर पुट से कवर कर रखा है 55% मिनिमम, मैक्सिमम आप 75% तक कवर कर सकते हो। ग्रॉस इक्विटी, ओवरऑल इक्विटी आपके पोर्टफोलियो में कितनी रहेगी, 65 to 75%। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि सिर्फ 10% आपका एक्सपोजर रह सकता है जहां पे नेकेड एक्सपोजर है। मतलब आपने इक्विटी बाय कर ली, उसको हेज नहीं कर रखा या फिर कवर नहीं कर रखा, नेकेड एक्सपोजर इक्विटी का सिर्फ 10% है। आई होप अब आप समझ रहे हो कि मैंने इस कैटेगरी को एज कंपेयर टू प्योर इक्विटी कैटेगरी क्यों चूज किया था। बिकॉज यहां पे आपका नेट इक्विटी एक्सपोजर सिर्फ और सिर्फ नेकेड 10% का रहेगा, बाकी सारा का सारा कवर्ड रहेगा। अब कवर करने की स्ट्रैटेजी कौन कौन सी जो फंड मैनेजर यूज करेगा, कवर्ड कॉल, नेकेड पुट एंड कॉलर स्ट्रैटेजी, तीनों स्ट्रैटेजी भी मैं आपको समझा देता हूं ताकि आप लोगों को पता रहे कि जिस फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो करने क्या वाला है, वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए और मेरा फर्ज बनता है कि सिंपल लैंग्वेज में आपको ये स्ट्रैटेजी भी समझाई जाए, तो मैं आपको समझा देता हूं और आप बिल्कुल समझ भी जाओगे। बस मेरे साथ बने रहिएगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, चीजों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपको क्या ये और डिटेल में समझना है कोई भी स्ट्रैटेजी तो कमेंट में डाल दीजिएगा। अगर आपको ऐसे डिटेल वीडियो पसंद आते हैं, आपके अप्रिसिएशन से मुझे पता चलता है कि हाँ यार मुझे ऐसा डिटेल वीडियो बनाना चाहिए, किसी ने नहीं बनाया होगा यूट्यूब पे, आई एम वेरी श्योर। कवर्ड कॉल, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कवर्ड कॉल की स्ट्रैटेजी क्या होती है। यहां पे क्या होता है, आपके पास सबसे पहले एक अंडरलाइंग एसेट होता है। फॉर एग्जांपल हमने ABC का शेयर जो आज के दिन 100 रुपए का अवेलेबल है, इस शेयर को बाय किया। अगर हमने इस शेयर को बाय किया और कुछ भी नहीं किया तो नेट इक्विटी मतलब नेकेड इक्विटी में हमारा एक्सपोजर में आ गया। पर हम यहां पे मेजॉरिटी एक्सपोजर को कवर करना चाहते हैं, तो कवर करने के लिए मैंने क्या किया है स्ट्रैटेजी में, मैंने कॉल सेल कर दिया आउट ऑफ द मनी जाके। आउट ऑफ द मनी, इन दी मनी, अगर आपको नहीं पता तो हमारी फ्री में फ्यूचर ऑप्शन की पूरी क्लास लगी हुई है जो यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, उसको चेक कर लीजिएगा। हमने कॉल सेल कर दिया फॉर एग्जांपल 105 की स्ट्राइक प्राइस का, और उसके लिए मैंने
₹3 का प्रीमियम खा लिया, ये ₹3 की मेरी इनकम हो गई है। अब सिचुएशंस क्या क्या हो सकती है, देखिए सबसे पहले आप समझिएगा ₹100 का आपका प्राइस है, ₹100 का आपका प्राइस है। पहला क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा टूट जाए मार्केट में ये प्राइस, आपका स्टॉक टूट के फॉर एग्जांपल ₹90 चले गया, तो फिर क्या हुआ, -10 का आपको लॉस हो रहा है। ₹100 का स्टॉक था, ₹90 का रहेगा, ₹10 का लॉस हो गया, पर आपको ₹3 की इनकम भी हो रखी है, तो नेट में आपको सिर्फ ₹7 का लॉस होगा। और ये लॉस कम इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने यहां पे अपनी इनकम कर रखी है। सपोज करते हैं थोड़ा बहुत टूटा, थोड़ा बहुत टूटना मतलब 97 का प्राइस रह गया, 97 के प्राइस में क्या होगा, ₹3 का आपका लॉस प्लस ₹3 की आपकी इनकम जो आपने प्रीमियम खाया, नेट में आपको कोई लॉस नहीं हुआ। सपोज करते जहां है वहीं रह गया, 100 के 100 पे रह गया, तो फिर क्या हुआ, सीधा सीधा आपको ₹3 की इनकम हो गई जो आपकी प्रीमियम की इनकम है, और कुछ नहीं हुआ। थोड़ा बहुत बढ़ा, थोड़ा बहुत बढ़ने का मतलब क्या होता है, सपोज करते हैं आपका ये बढ़ा ₹105 तक का, तो ₹5 का आपको प्रॉफिट हो गया, प्लस ₹3 आपने जो प्रीमियम खाया था वो नेट में आपको 5 की जगह ₹8 की इनकम हुई है। इस स्ट्रैटेजी में बेसिकली हो क्या रहा है, अगर स्टॉक का प्राइस हल्का फुल्का टूटे, जहां है वहीं रहे, या फिर हल्का फुल्का बढ़े, हर एक सिचुएशन में आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। अब सपोज करते हैं कि आपके स्टॉक का प्राइस बहुत ज्यादा ₹110 बढ़ गया, तो फिर क्या होगा, अगर ₹110 बढ़ा ना, तो जो आपने नेकेड कॉल सेल कर रखा है उसमें आपको लॉस आना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां पे आपको सबसे पहले देखो, स्टॉक के प्राइस में आपको ₹10 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, ₹3 आपकी इनकम हो गई। ₹3 इनकम कौन सी, जो प्रीमियम खाया था। पर रफली आप ये मान सकते हो कि 105 का कॉल अगर 110 तक पहुंच गया एक्सपायरी में, मतलब 105 पे आपने कॉल सेल किया था, पर अभी उसकी प्राइस यहां पे, मतलब जो स्टॉक प्राइस है, अंडरलाइंग स्टॉक है, उसकी प्राइस 110 हो गई है, तो मोटा मोटी यहां पे आपको ₹5 का लॉस होगा। 105 में आपने राइट टू बाय सामने वाले को दे दिया, मार्केट में प्राइस 110 चल रही है, तो सामने वाला आएगा बोलेगा, ए भैया तूने कहा था तू मुझे 105 में माल बेचेगा, बेच, हमें 105 में बेचना पड़ेगा और कवर करना पड़ेगा 110 में। शॉर्ट में लॉजिक बताया, तो यहां पे ₹5 का लॉस, मतलब यहां पे भी आपको जो टोटल प्रॉफिट होगा वो सिर्फ ₹8 का होगा, जो एक्चुअली में ₹10 का हो सकता था। आई होप आप ये समझ गए। पर इस स्ट्रैटेजी में हुआ क्या है, कवर्ड कॉल यूजुअली आप करते हो इंडिया की टॉप 50 टॉप 100 स्टॉक्स में, और टॉप 50 टॉप 100 स्टॉक्स में हम ये एज्यूम करते हैं कि हर महीने हर हफ्ते कोई 10-10%, 15-15% का मूव नहीं आएगा, वहां पे मूव आएगा छोटा छोटा, क्योंकि छोटा मूव आने वाला है, हम लोग ये जो प्रीमियम खाएंगे इससे रेगुलर इनकम करते जाएंगे। ये हो गई हमारी पहली स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट आता है नेकेड पुट। अब नेकेड पुट का मतलब क्या हुआ, सपोज करते हैं एबीसी स्टॉक है जो हमने ₹100 का बाय कर रखा है, पर हमें डर लग रहा है कि भैया मार्केट में ये टूट गया तो क्या होगा, तो हमने इसी स्टॉक का ₹95 का फॉर एग्जाम्पल पुट बाय कर लिया। जब हमने ये ₹95 का पुट बाय किया, हमारी सिर्फ ₹5 की रिस्क, प्लस जो हमने ये ₹95 का पुट, सपोज करते हैं ₹2 प्रीमियम के लगे होंगे, तो जो हमारे प्रीमियम के और इस कंप्लीट सेटअप में जितना हम इन दी मनी जाके बाय करेंगे, बस वो हमारा लॉस हो गया। बाकी कुछ भी, सपोज करते हैं स्टॉक प्राइस ₹80 रह गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने हमारा लॉस ₹95 पे कवर कर रखा है पुट बाय करने की वजह से। आई होप ये बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी आपको समझ आ गई होगी। अब यहां पे थर्ड स्ट्रैटेजी आती है जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, पर अगर आपको ऑप्शन समझ आता है तभी ये स्ट्रैटेजी समझ आएगी, वरना मैं अगर इसको पूरी डिटेल में समझाने लग गया तो मेरे को आपके लिए ऑप्शन की क्लास लेनी पड़ेगी पूरी की पूरी, जिसका मैंने फ्री एपिसोड ऑलरेडी डाल रखे हैं, तो उसको जाके चेकआउट कर लीजिएगा। पर कॉलर को समझते क्या होता है। कॉलर में क्या होता है, सबसे पहले आपने एबीसी स्टॉक जो ₹100 का है उसको बाय कर लिया, फिर आपने कहा कि यार मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो नहीं, बढ़ेगा तो थोड़ा ही बढ़ेगा, तो मैंने यहां पे ₹105 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ₹3 में बेच दिया, मतलब मैंने ₹3 कमा लिया और ₹3 का बेच दिया। पर एट द सेम टाइम मुझे डर भी ये लग रहा है कि सपोज करते हैं ट्रंप ने कुछ स्टेटमेंट ला दिया, इंडिया में कुछ हो गया, कुछ भी भलता सा न्यूज आ गई तो मेरा स्टॉक प्राइस गिर सकता है, तो मैंने ₹95 की स्ट्राइक प्राइस का पुट बाय भी कर लिया। बाय करने के लिए मुझे प्रीमियम देना पड़ेगा, सपोज करते हैं मुझे यहां पे ₹2 का प्रीमियम लगा, नेट में आपको ₹1 का प्रीमियम आ चुका है, ₹1 की आपकी इनकम हो गई। अगर स्टॉक प्राइस 100 का 100 भी रह गया तो आपका ₹1 की इनकम आई, ₹3 आपने बेचा, ₹2 खरीदा, नेट में आपकी ₹1 की इनकम हो गई। अब इस सिचुएशन में होगा क्या, अगर स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा टूट जाता है तो फिर आपको लॉस नहीं होगा, आपका लॉस तो ₹95 तक में ही कवर हो जाएगा। अब स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आपको ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं होगा, आपने अपने प्रॉफिट की रेंज ₹105 तक की कवर कर रखी है, तो ₹105 तक का ही आपको प्रॉफिट काउंट होगा।
उसके ऊपर बढ़ा वो मार्केट का हो गया। तो ये एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी होती है कंपैरेटिवली, जहां पे मैंने मेरा अपना लॉस भी कवर कर लिया, मैंने अपना प्रॉफिट भी कवर कर लिया। प्रॉफिट भी मुझे अंधाधुंध नहीं हो सकता, पर नेट में मेरी इनकम हो रही है, तो रेगुलर मैं इनकम भी यहां पे कमाता रहूंगा। तो इन 3 स्ट्रैटेजीज के बेसिस पे, सिर्फ ये 3 ही स्ट्रैटेजी यूज होने वाली है, कवर्ड इक्विटी एक्सपोजर को मेंटेन किया जाएगा। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, नहीं भी आया हो तो भी इट्स एब्सोल्युटली ओके। आपको बस ये समझ आना चाहिए कि आपकी पोजीशंस को कुछ ना कुछ करके यहां पे हेज करा जा रहा है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो आपके मन में आने वाले हैं। बाय द वे, अगर आप चाहते हो कि हमारी टीम आपको इस एसआईएफ के रिलेटेड और भी डाउट सॉल्व करे और हमारी टीम आपको डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करे, बाइंग में हेल्प करे, कंप्लीट ट्रांजैक्शन के एग्जीक्यूशन में, मेंटेनेंस में, ट्रैकिंग में, और आपको किस तरीके से आपकी क्या रिस्क प्रोफाइल को सूट करता है नहीं करता, इन सब चीजों में हेल्प करे, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म दे रखा है, उस फॉर्म को भर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। अब ये जो हमने मैग्नम हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड की बात करी है एसबीआई की, इसके रिलेटेड आपके डाउट्स क्या आएंगे? सबसे पहला डाउट आएगा कि भैया मेरा लॉक इन क्या है? सिर्फ 30 दिन का लॉक इन है। 30 दिन का भी लॉक इन नहीं है। 30 दिन तक अगर आपने इन्वेस्टमेंट के बाद से एग्जिट किया, पैसा निकाला, तो यहां पे आपको एग्जिट लोड लगेगा। बहुत ज्यादा एग्जिट लोड नहीं है, बिलो 1% ही है एग्जिट लोड, काफी कंट्रोल्ड एग्जिट लोड है। तो ये एग्जिट लोड आपको लग जाएगा, पर यहां पे आपका कोई भी किसी प्रकार का लॉक इन नहीं है। सेकंड आता है कि भैया मेरी रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस यहां पे क्या होनी चाहिए? देखिए, ये जो हाइब्रिड कैटेगरी का लॉन्ग शॉर्ट फंड है, यहां पे मेजॉरिटी हमारा कवर्ड एक्सपोजर है। कुछ लोगों को लगता है कि जस्ट बिकॉज मैं एसआईएफ कैटेगरी में चले गया, वो म्यूचुअल फंड या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड से रिस्की ही होगा। मैं कहूंगा ऐसा नहीं है, ये एक मिस रिप्रेजेंटेशन है, मिथ है जो लोगों के दिमाग में है। यहां पे अगर आपका कवर्ड एक्सपोजर है, चाहे आपको एक साथ 10 लाख रुपए मिनिमम इन्वेस्ट करने पड़ रहे हो एसआईएफ में, पर उधर कवर्ड एक्सपोजर है, तो आपकी रिस्क काफी कंट्रोल्ड है। मतलब सबसे पहला लो कैटेगरी रिस्क में आता है आर्बिट्राज फंड, उसके बाद मैं ये हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड को डाल दूंगा। मतलब आपके जो म्यूचुअल फंड्स की इक्विटी सेविंग, बैलेंस हाइब्रिड, मल्टी एसेट या फिर प्योर इक्विटी फंड होता है, उन सबसे काफी कम रिस्क होने वाला है यहां पे। ये एक रिस्क एडजस्टेड प्रोडक्ट है, ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए प्रोडक्ट है जो अपना पैसा, आपका फॉर एग्जांपल कुछ पैसा आज के दिन एफडी में पड़ा है, उस एफडी के पैसे को आप थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेते हुए इक्विटी के एक्सपोजर देना चाहते हो, तो ये कैटेगरी और ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए। आप सोच रहे हो कि आपके इक्विटी फंड के रिटर्न्स और वॉलिटिलिटी को ये फंड से आप कंपेयर करोगे और बोलोगे कि यार ये फंड ने अंडर परफॉर्म करा, भैया हमेशा ही अंडर परफॉर्म करेगा। हो सकता है कभी बहुत ज्यादा मार्केट टूट रहा हो, बिकॉज इसकी हेज पोजीशन है, तो ये कम फॉल हो और वो ज्यादा फॉल हो, तो वो सिचुएशन में आपको लग सकता है कि यार इक्विटी से हमने बेटर परफॉर्म कर दिया। पर लॉजिकली जो रिस्क प्रोफाइल है, हमेशा रिटर्न कंपेयर होते हैं कि उसके अगेंस्ट में आप रिस्क क्या ले रहे हो। यहां पे आप रिस्क ले रहे हो काफी कम, क्योंकि रिस्क कम ले रहे हो, आप इसको इक्विटी सेविंग से भी नीचे मान रहे हो। इक्विटी सेविंग में क्या होता है, 25-30% का इक्विटी का एक्सपोजर होता है, यहां पे सिर्फ 10% का है। तो यहां पे आपकी रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस मेरे माइंडसेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए 8 to 10%। आपके एफडी का ऑल्टरनेटिव है ये, और एफडी का ऑल्टरनेटिव में थोड़ा सा एडिशनल रिस्क लेते हुए आप अपना एक्सपोजर एसआईएफ के थ्रू ले रहे हो। एफडी के बराबर की रिस्क नहीं है, एफडी से तो ज्यादा की रिस्क है, पर एफडी वाले इन्वेस्टर को पहली बार इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा हो रही है, वो चाह रहा है ऐसा कुछ प्रोडक्ट जहां पे उसका कंट्रोल्ड एक्सपोजर हो। उन इन्वेस्टर्स के लिए ये एक परफेक्ट पोर्टफोलियो का पार्ट बनना चाहिए, एक अच्छा फंड हो जाता है। टैक्सेशन, मैंने आपको कहा था कि इसके अलावा जो हम एसबीआई का एग्जांपल ले रहे हैं, एक और फंड अभी मार्केट में आ रखा है, वो दूसरी एएमसी की तरफ से आ रहा है, पर मैं एसबीआई का एग्जांपल ले रहा हूं फॉर एजुकेशनल पर्पस, बिकॉज यहां पे आपको इक्विटी टैक्स लगने वाला है। ये कंप्लीटली फंड टू फंड डिफर होने वाला है कि फंड मैनेजर किस तरीके से उस फंड को मैनेज करेगा। जो दूसरा फंड है वहां पे आपको डेट का टैक्सेशन लगता है, इसलिए मैंने वो फंड यहां पे नहीं लिया, ड्यू टू कंप्लायंस पर्पस मैं उसका नाम भी यहां पे नहीं ले रहा हूं। पर इक्विटी टैक्सेशन यहां पे आपको मिल रहा है इस फंड में, इसलिए हमने इस फंड की बात करी है। आई होप आपके सारे इंपॉर्टेंट डाउट्स यहां पे क्लियर हो गए होंगे कि क्या रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन से कितना रिस्क है, क्या इक्विटी म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिस्की होता है एसआईएफ? जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि आप कौन से एसआईएफ में जा रहे हो। क्या पीएमएस से ज्यादा रिस्की है? पीएमएस से तो ये फंड बहुत ज्यादा लो रिस्क पे, बिकॉज यहां पे आपको टैक्सेशन का भी फायदा है। पीएमएस में टैक्सेशन क्या होता है कि फंड मैनेजर के लेवल पे टैक्सेशन नहीं लगता, आपको इंडिविजुअल टैक्स पे करना पड़ता है। यहां पे टैक्सेशन क्या, एसआईएफ को खुद को टैक्सेशन पे करना पड़ेगा? नहीं, जिस तरीके से म्यूचुअल फंड का किसी भी ट्रांजैक्शन पे म्यूचुअल फंड को टैक्सेशन नहीं लगता है,
एसआईएफ को भी टैक्सेशन नहीं लगेगा। अभी भी अगर आपके कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप खुद बाय करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि क्या आपकी रिस्क प्रोफाइल को ये एसआईएफ सूट कर रहा है और हमारी टीम की मदद चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, उस फॉर्म को भर दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। जो पहला वीडियो था, जो डिटेल था, उसका लिंक भी अभी आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, पहले उसको देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को वापस देखोगे तो ज्यादा समझ आएगा।